दोस्तों नमस्कार। खुले आसमान तले खुल के बोलने का सुकून ही कुछ और है। लेकिन क्या वाकई खुले आसमान तले खुलकर आप कुछ कह सकते हैं? और कहे गए शब्द अगर इस देश की सत्ता को चुभ जाएं, इस देश की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दें, तो आप क्या करेंगे? क्या आसमान और क्या खुले तौर पर बोलने की चाहत सब धरी की धरी रह जाएगी? क्योंकि पहली बार इस देश के भीतर में जो मोटी लकीर दिखाई दे रही है वह किसी अपराधी के मद्देनजर नहीं है, बल्कि कहने को लेकर है। कह दिया, हमें चुभ गया, हमें कटघरे में आप खड़ा कर रहे हैं, वो चाहे संकेत की भाषा ही क्यों ना हो, लेकिन हमें ये बर्दाश्त नहीं है। और 4 बरस के बाद एक ऐसा मामला निकल कर आया जिसमें राहुल गांधी को 2 बरस की सजा सूरत की एक अदालत ने सुना दी। सूरत गुजरात में आता है और जिस वक्तव्य का जिक्र हो रहा है वो 2019 के लोकसभा चुनाव में दिए गए वक्तव्य का जिक्र है। उस वक्त कोलार में राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार करते वक्त कहा था कि दरअसल कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है। जहन में हो सकता है ललित मोदी आ रहा हो सकता है नीरव मोदी आ रहा हो, लेकिन सत्ता को यह शब्द चुभ गया। देश के प्रधानमंत्री के नाम के साथ भी तो मोदी शब्द जुड़ा हुआ है, लेकिन यह शब्द कई रास्तों से निकलते हुए वहां के एमएलए जो कि पूर्णेश मोदी हैं, गुजरात के पूर्व मंत्री हैं, उनको यह शब्द इस तरीके से तीखा लग गया कि मानहानि का मुकदमा उन्होंने कर दिया। सूरत की अदालत में मानहानि का मुकदमा लगातार चल रहा था। कई मौके आए, कई तरीके की सुनवाई हुई। राहुल गांधी ने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा, और होते होते 4 बरस के बाद आज अदालत ने कहा आपको 2 बरस की सजा दी जाती है। वहां पर खड़े राहुल गांधी से पूछा गया आपको कुछ कहना है? राहुल ने बहुत साफ तौर पर कहा मैंने हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है, आगे भी उठाता रहूंगा। मेरे बयान से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है और मेरा इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं है। मैंने जानबूझकर किसी के खिलाफ नहीं बोला है। बात आई गई नहीं हो गई। 2 बरस की सजा का मतलब क्या हो सकता है? उस पन्ने को खोलें या इस बात को लेकर खोलें कि चुनाव प्रचार के दौरान इस देश के नेता क्या क्या कहते हैं, और इस देश के तमाम पन्नों को खोल लीजिए कि मानहानि का मुकदमा जब होता है तो उसमें क्या किसी को सजा दी गई है आज तक? और सजा अगर आज तक नहीं दी गई तो अब क्यों दी गई? और लगातार जो शख्स अपनी बातों के जरिए सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, उसकी बातों से ही सरकार की नींव हिलने लगी। वो कही गई बात आप ध्यान दीजिए। कश्मीर के भीतर पदयात्रा के दौरान कुछ महिलाओं का मिलना हो और उन महिलाओं से सुझाव दिया राहुल गांधी ने कि आप के एफआईआर क्यों नहीं करा देती हैं, तो उन महिलाओं ने कहा हम एफआईआर नहीं कराएंगे, हमारा नाम खराब होगा। जिक्र शायद बलात्कार का हो रहा था, रेप का हो रहा था। इन्हीं बातों को राहुल गांधी ने दोहरा दिया। जाहिर है जम्मू कश्मीर की संवेदनशीलता, महिलाओं के रेप का सवाल और पुलिस व्यवस्था और सिस्टम का सवाल, सरकार को बात चुभ गई और दिल्ली पुलिस उनके दरवाजे पर नोटिस लेकर पहुंच गई। घेराबंदी राहुल गांधी की शुरू हो गई। और अब चंद दिनों के बाद यह सूरत का मामला, और इससे ठीक पहले जिन बातों का जिक्र पार्लियामेंट में किया गया और यह कहकर किया गया कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, यूरोप और अमेरिका को इस दिशा में देखना, समझना, परखना चाहिए, इंडिकेट करना की दिशा में अगर उन्होंने बताया, तो इस बात को लेकर पार्लियामेंट के भीतर सवाल शुरू हो गए। वो शख्स सिर्फ कह रहा है। हम यहां एक बात का जिक्र खाली इस आदेश और इस निष्कर्ष के आधार पर कहना चाहते हैं कि इस देश के भीतर तुरंत ही उसी पार्लियामेंट के भीतर तो अडानी मामला है। अडानी मामले के दायरे में कौन कौन आ गया? इस देश की इकोनॉमी आ गई, इस देश में शेयर बाजार में जुटे हुए निवेशक आ गए, इस देश के भीतर में रेगुलेटरी सिस्टम जो सेबी है, जो डीआरआई है, वह भी आकर खड़ा हो गया। यहां तक कि मनी लॉन्ड्रिंग का मसला उसके साथ जुड़ा तो ईडी भी कटघरे में आकर खड़ी हो गई। लेकिन ईडी हो, डीआरआई हो, सेबी हो, सभी तो सरकारी संस्थान हैं और सरकार को यह बर्दाश्त नहीं कि उसे कटघरे में खड़ा किया जाए। तो बोलने भर से सरकार को अगर आपत्ति है तो हमने आज टटोलना शुरू किया इस देश के भीतर कितने मानहानि मामलों में किसी को जेल हुई है क्या? हमें कोई मामला नहीं नजर आया। यह जरूर नजर आया कि उसमें बहुत वक्त में
कुछ मुआवजे का जिक्र किया गया, लेकिन मुआवजा भी नहीं, फिर सार्वजनिक तौर पर माफी मांग ली उस शख्स ने और चीजें आई गई हो गई। लेकिन मानहानि के मद्देनजर 2 बरस की सजा आज सुना दी गई। यकीनी तौर पर लोअर कोर्ट है, राजकोट की, ये सूरत की कोर्ट है और सूरत गुजरात के भीतर आता है। विधायक बीजेपी से जुड़े हुए थे, उनका नाम के अंत में संयोग से पुणेश मोदी ही था और राहुल गांधी ने कहा था कि क्या सभी चोरों का उपनाम मोदी है। ये बात सत्ता को चुभ गई, लेकिन अब सवाल उसके आगे का है। राहुल गांधी ने आरएसएस पर भी इससे पहले अटैक किया और खुले तौर पर कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा। सावरकर को लेकर अटैक किया, कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा। यानी ध्यान दीजिए, जिस प्रक्रिया के भीतर भारत की राजनीतिक व्यवस्था चल रही है, उसमें अगर विपक्ष ने या राहुल गांधी ने यह मान लिया कि इस देश के तमाम संस्थानों पर सत्ता ने कब्जा कर लिया है, तो फिर आप किसी भी सत्ता के सामने कैसी भी गुहार लगाएं, सवाल सिर्फ एक है कि उस सत्ता की आंच उस तक नहीं पहुंचनी चाहिए या बोले गए शब्दों की आंच के दायरे में सरकार नहीं आनी चाहिए। तो क्या वाकई सरकार के लिए यह मुश्किल सबब हो चला है? क्योंकि डेमोक्रेसी का नाम ले लेके अभी तक संसद चलाई जा रही थी। पहली बार सांसदों ने महसूस किया कि दरअसल लोकतंत्र के मंदिर के भीतर ही डेमोक्रेसी अगर सत्ता नहीं लाने दे रही है, तो फिर इस डेमोक्रेसी के मंदिर को किस रूप में चलाया जाए। और देखिए, बीते 2-1.5 हफ्ते हो गए संसद नहीं चल रही है। उसके बाद लोगों ने महसूस करना शुरू किया, जो पार्लियामेंट्रीज है, इस देश के जो संस्थान है, ईडी है, वह सरकार को लाभ पहुंचाने के लिए ही हरकत में आता है, तो उसके दरवाजे के लिए निकल पड़े। लेकिन पार्लियामेंट के ठीक बाहर खड़ी पुलिस फोर्स ने रोक लिया और फिर यह सवाल आया कि वहां तक आप नहीं जा सकते हैं। सांसद नहीं गए, वो वापस लौट के आकर खड़े हो गए। तो इस देश की संस्थानों को जो ऑक्सीजन मौजूदा वक्त में राजनीतिक सत्ता या सरकार दे रही है, और सरकार अगर खुले तौर पर इस बात का जिक्र कर रही है कि राजनीतिक लाभ के तहत ही आपकी पहल होगी, तो फिर विपक्ष जो राजनीतिक लाभ लेने के लिए मचल रहा है, उसकी झोली में तो कुछ नहीं आएगा। यहां से सवाल असल शुरू होता है कि क्या भारत की राजनीति में विपक्ष की शून्यता यानी एक बड़ा वैक्यूम इस तौर पर आकर खड़ा हो गया, जो चुनाव में लगातार हार रहा है और सत्ता जीत रही है, या फिर उसके आगे की कड़ी पहली बार उभर कर आ रही है कि सत्ता इसलिए जीत रही है क्योंकि तमाम संस्थान उसके अनुकूल हो गए, तो लोकतंत्र के सारे पाठ इस दौर में बड़े कमजोर पड़ गए हैं। तो कोई पार्लियामेंट के भीतर बोले, पार्लियामेंट के बाहर बोले, चुनाव की रैलियों में बोले, चुनाव की रैलियों से इतर कहीं पर प्रदर्शन करते हुए उन बातों का जिक्र करे, कुछ भी बर्दाश्त नहीं है। और अगर कुछ भी बर्दाश्त नहीं है तो पार्लियामेंट के भीतर बोले गए शब्द भी सरकार स्पंज करती है, यानी उसको मिटा देती है। इमरजेंसी नहीं है, खुला आसमान है, नीचे हम खड़े हैं, तमाम बातें कही जा रही है, बोली जा रही है, और इन सब के बीच चीफ जस्टिस भी इस बात की दिशा में कह रहे हैं कि मीडिया को इतना स्वतंत्र होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ पार्लियामेंट्रीज कह रहे हैं इस देश के भीतर में हर संस्थान को इतना स्वतंत्र होना चाहिए कि वह अपने प्रोफेशनलिज्म को भी जी सके और अपने तौर पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर उसके पास है उस दायरे में वह काम कर सके, और एग्जीक्यूटिव को भी कटघरे में खड़ा करने की ताकत उसके पास होनी चाहिए। लेकिन सब कुछ तो धूमिल पड़ रहा है, और जब धूमिल पड़ते शब्दों के बीच यह जरा समझने की बात है कि राहुल गांधी एक ट्वीट करते हैं, उसमें कहते हैं मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा भगवान, अहिंसा उसे पाने का साधन। उसके तुरंत बाद कांग्रेस के नेता सांसद रविशंकर प्रसाद सामने आते हैं और वह उस कच्चे चिट्ठे को बतलाते हैं कि राहुल गांधी किस तरीके से किन शब्दों का इस्तेमाल करते रहे, और उन शब्दों के मद्देनजर उन्होंने तमाम कार्रवाई के लिए अदालत का हिस्सा बताया और कहा अदालत किसी की गुलाम नहीं है, कांग्रेस पार्टी उसे गुलाम बनाना चाहती है। इतिहास के पन्नों को फिर खोलिएगा तो हो सकता है आपके जहन में इंदिरा गांधी याद आ जाए, इमरजेंसी का दौर था, या फिर आप ये कहें कि सत्ता ही तो गुलाम बनाती है, विपक्ष कहां किसे गुलाम बना पाता है। तो क्या ऐसी स्थिति इस देश के भीतर में आ गई जहां एक्सप्रेशन का जो राइट है, और वह भी पार्लियामेंट्रीज का जो राइट है, वह भी राइट कोई मायने नहीं रखता है अगर सरकार निशाने पर है? तो क्या वाकई ऐसी स्थिति है? तब हमें लगता है कि कुछ बातों पर गौर करें।
मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष वह साफ तौर पर कहते हैं कि जज बदलते रहते हैं और हम कानून और न्यायपालिका पे भरोसा रखते हैं और हम कानून के मुताबिक और उसके खिलाफ लड़ेंगे। बीजेपी कहती है ये तो चाहते हैं कि जज इनके हिसाब से चले, अदालतें इनके हिसाब से चले और ये चाहते हैं कि न्यायपालिका कांग्रेस की गुलाम हो जाए। आप दोनों वक्तव्यों को देखिए और इंटरप्रिटेशन खुद कीजिए। गहलोत कहते हैं राजस्थान से, हमारा लोकतंत्र खतरे में है क्योंकि न्यायपालिका, चुनाव आयोग, ईडी पर दबाव है और उन सभी का दुरुपयोग किया जा रहा है और सभी फैसले प्रभाव में लिए जाते हैं। और इस तरीके की टिप्पणी जो राहुल गांधी ने की, यह तो एक आम वक्तव्य है। बीजेपी कहती है सवाल ही नहीं है, लोकतंत्र कैसे खतरे में है, न्यायपालिका, ईडी को आप कैसे गुलाम बता रहे हैं और कैसे कह रहे हैं कि ये तमाम चीज सरकार के दबाव में है और दुरुपयोग हो रहा है। ये तो अपना काम कर रहे हैं और आपके पास कोई तर्क नहीं बचा और आप गलत साबित हो रहे हैं। तो कानून अपना काम करे, जांच एजेंसियां अपना काम करे, इससे भी आप रोकना चाहते हैं। फिर दो व्याख्या आपके सामने आकर खड़ी हो गई। प्रियंका गांधी कहती है कि डरी हुई सत्ता की पूरी मशीनरी साम दाम दंड भेद लगाकर राहुल गांधी की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ कहा जाता है साम दाम दंड भेद, बीजेपी कहती है हमने कहां लगाया है। ये तो इंदिरा गांधी के दौर में इमरजेंसी काल था जो लगभग 45 साल बीत चुके हैं। उस दौर को याद कर लीजिए, 45-47 साल पहले। उस समय इस दौर की बात की जाती तो महत्वपूर्ण था, अब तो इसका कोई महत्व नहीं है। फिर दो व्याख्या आपके सामने आकर खड़ी हो गई। लेकिन इसके मर्म में क्या है? इसके मर्म में दो तीन बातें हैं जो बहुत गौरतलब करने की स्थिति है। इस देश के भीतर में जो क्रिमिनल्स थे इकोनॉमिक ऑफेंस के साथ, उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दिए गए कि आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन इस देश के भीतर में जितनी बड़ी तादाद में इकोनॉमिक ऑफेंस करके देश छोड़कर भागने वाले लोग जो थे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। अब अगर इस बात को कोई जनता के सामने कहेगा तो सरकार कहेगी ऐसा बिल्कुल नहीं है, कानून अपना काम अपने तरीके से करता है। दूसरा सवाल आएगा, ये ठीक कहा आपने, लेकिन कानून को अपना काम जो करना चाहिए तो जिस इंस्टीट्यूशन के तहत ये काम होना चाहिए, अगर वो काम राजनीतिक प्रभाव के तहत हो रहा है और नेताओं को, पत्रकारों को, समाज सेवियों को उस कटघरे में लाकर खड़ा किया जा रहा है कि दरअसल आप ऐसा कुछ नहीं कहेंगे जो सत्ता पर आंच जिसकी पड़ती हो और उसकी ताप में सत्ता जनता के सामने कटघरे में खड़ी नजर आती हो, तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई के लिए वो एजेंसियां सक्रिय हो जाएंगी और वो तमाम कच्चे चिट्ठे निकलकर आने लगेंगे और उसके दिशा में सारा ध्यान उसी दिशा में चला जाए। यहीं से ये सवाल शुरू होता है कि दरअसल दो व्याख्या जो हम आपके सामने लगातार कर रहे थे और इस बात का जिक्र कर रहे थे कि खुले आसमान तले खुले तौर पर कौन बोल सकता है इस देश के भीतर में, अगर वह इस सत्ता को आहत कर रहा है तो जांच एजेंसियां सक्रिय होंगी उन तमाम कच्चे चिट्ठे को लेकर, लेकिन जेल में नहीं डालेगी। यह एक नई मुसीबत है। 129 सांसदों, विधायकों की फहरिस्त सरकार के पास है, जिसमें से 122 सांसद और विधायक विपक्ष के नेता हैं, लेकिन ईडी उन्हें जेल में नहीं डालती है। एक कार्रवाई का सिलसिला है, गिरफ्तारी का सिलसिला है, घंटों घंटों पूछताछ का सिलसिला है और उसके जरिए देश के भीतर एक परसेप्शन बनाने का सिलसिला है कि दरअसल सरकार बेदाग है और विपक्ष अपने तौर पर कितना दागदार है, उसकी एक चिन्हित परिस्थिति देखिए। क्योंकि हमारा कोई मंत्री बोलेगा तो आपको भरोसा नहीं होगा, आप कहेंगे सरकार बोल रही है, लेकिन ईडी का कोई अधिकारी बोले, सीबीआई का कोई अधिकारी बोले, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई आवाज आए और कोई न्यायालय की तरफ से अगर कोई फैसला हो जाए तो फिर इंस्टीट्यूशंस कह रहा है, तो उसमें हमारी कोई भागीदारी तो होगी नहीं। इस व्याख्या के दायरे में भारत की लोकतांत्रिक परिस्थितियां क्या फंस चुकी हैं? और अगर ऐसी परिस्थिति आ चुकी है इस देश के भीतर में जिसका जिक्र विपक्ष खुले तौर पर कह नहीं पाता है, कर नहीं पाता है, आगे बढ़ नहीं पाता है और पार्लियामेंट के उस परिसर के भीतर नारे लगाकर खामोश हो जाता है, तो इसके दो तीन मतलब और हैं। जो मजबूती के साथ खड़ा होगा उसमें यह ताकत होनी चाहिए कि उसे जेल में भी डाल दिया जाए तो फिर वह वहां जाने को तैयार होगा, लेकिन उसके खिलाफ अगर कोई आरोप नहीं है और ये तमाम प्रक्रिया लगातार चल रही है तो एक वक्त के बाद इसकी उम्र पूरी होती है। क्या वो उम्र 2024 की दिशा में जाती हुई बीजेपी को दिखाई दे रही है?
क्या ये उम्र इस दौर में सरकार को नजर आ रही है कि उसकी तमाम नीतियां अगर एक के बाद एक फेल होती चली गई, तो इसलिए आपको शायद 2014 के बाद भारत की उस तमाम पॉलिसीज को भी तय करना होगा, परखना होगा कि आखिर किस दिशा में सरकार जो निर्णय ले रही थी, उस निर्णय को लेते वक्त वो जो कह रही थी, उस कहे हुए शब्दों को इस देश में क्या लागू हुआ। किसानों की आय दुगनी हो गई, कैश कम हो गया, ब्लैक मनी खत्म हो गई, डिजिटल इकोनॉमी ने कमाल कर दिया, क्रिप्टो करेंसी को मान्यता क्यों दे दी गई, जो नोटबंदी थी उसके दायरे में क्या तमाम चीज़ें जो कही गई उस दौर में अब खत्म हो चली है। एक के बाद एक लंबी फहरिस्त है और इस फहरिस्त के दायरे में बार बार 2-3 सवाल आपसे टकराएंगे। जो भी खड़ा होगा सरकार उसको अपने दायरे में लपेटने के लिए तैयार है और शायद राहुल गांधी इस नब्ज को पकड़ चुके हैं। भारत की पदयात्रा के दौरान उन्होंने जिस नब्ज को पकड़ा, वो नब्ज इस मामले में बड़ी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने कहा अब हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। माफ़ी नहीं मांगने का मतलब है कि वो पूरी की पूरी न्यायपालिका हो या पूरी जांच एजेंसियां हो, उनके द्वारा दायर किया गया चार्जशीट का मसला हो या फिर अदालतों के भीतर दिए जाने वाले फैसले की लंबी फहरिस्त हो, उसमें आपको कहीं ना कहीं सज़ा निर्धारित करनी होगी। और अगर सज़ा निर्धारित नहीं हो रही है तो एक नाम और लेते हैं, यह भी नेहरू गांधी परिवार से ही जुड़ा हुआ नाम है, रॉबर्ट वड्रा का। 2012, 2013 और 2014 में याद कीजिए क्या लगता था आपको, आपको ही नहीं हमें भी लगता था सत्ता में बीजेपी आई नहीं कि रॉबर्ट वड्रा जेल के शिक्षों के पीछे। कितने बरस किसी भी मुकदमे को चलाने को लेकर होने चाहिए, खास तौर से अगर वो मामला सीधे सीधे गलत तरीके से सरकार द्वारा जमीन देने का हो या एग्रीकल्चर लैंड को कन्वर्ट करने का हो। बहुत वक्त नहीं लगेगा, पूरा खेल पैसे का है और पैसे के इर्द गिर्द सारी चीज़ें चल रही है और उसी में जांच सीबीआई और ईडी भी कर रही है, तो बहुत वक्त तो लगना नहीं चाहिए। 1 साल, 2 साल, 9 साल बीत गए, कोई निर्णय क्यों नहीं हुआ। अगर इस फहरिस्त की पूंछ को नहीं सूंड को पकड़िएगा तो इस देश के भीतर में लगभग 230 मामले ऐसे हैं जिन मामलों को लेकर इलेक्शन के समय 2013-14 में जिक्र होता था, सत्ता में आए नहीं तो बख्शेंगे नहीं। लेकिन आपको कोई जेल में नजर नहीं आएगा। यहां तक कि जो भी स्कैम कांग्रेस के दौर में हुआ और उसके दायरे में जो कांग्रेसी फंसे, वह भी जेल उनको नहीं पहुंचाया गया इस दौर की पूरी प्रक्रिया में। मैसेज क्या है? मैसेज दो ही है बहुत साफ तौर पर। सत्ता नहीं चाहती है कि उसे कोई कटघरे में खड़ा करे। सत्ता नहीं चाहती है कि उसके शीर्ष पर बैठे हुए शख्स को लेकर कोई भी सवाल इस समाज के भीतर हो या फिर खुले आसमान तले कोई सवाल एक्सप्रेशन के तहत निकल कर भी आ जाए। सरकार ये नहीं चाहती हो। जो राजनीतिक तौर पर चीज़ें जुड़ी हुई है वो राजनीतिक तौर पर तब बीजेपी को घाटा पहुंचा सकती है और विपक्ष को लाभ पहुंचा सकती है। यह परसेप्शन बनाकर चीज़ों को डेवलप करने का दौर है या फिर विचारधारा ही उस परसेप्शन का हिस्सा बन गई जिसमें विचारधारा सिर्फ सत्ता देखेगी। तो क्या मौजूदा वक्त में बीजेपी का सच या फिर मोदी सरकार का सच यही हो चला है जिसमें चाहे अनचाहे तमाम इंस्टीट्यूशंस को यह लगने लगा कि अगर वो फैसला विपक्ष के किसी नेता के खिलाफ देती है, अगर वो फैसला लीक से हटकर ही सही, पता नहीं कानून के दायरे में आता है या नहीं, लेकिन वह तुरंत लाइमलाइट में आ जाएगा और उसके बाद वो सरकार का ब्लू आइड बॉय हो जाएगा। क्या ऐसी स्थिति आ गई है? यानी एक बड़ा भाई लगातार मौजूद है, बिग ब्रदर की मौजूदगी हर जगह है और वो हर जगह से हर किसी को देख रहा है और जो भी उस रूप में सरकार के अनुकूल काम करेगा उसको इससे लाभालाभ की स्थिति तुरंत मिल जाएगी। उसको बस लाइमलाइट में आने की जरूरत है। उपाय उसको अपने इंस्टीट्यूशन को चलाते हुए करने हैं। हो सकता है उस फहरिस्त में कोई भी हो, कोई नौकरशाह हो, किसी स्वायत्त संस्था को चलाने वाला बड़ा नौकरशाह हो, वह किसी भी लेवल पे हो सकता है। और होते होते आपके ध्यान कहीं ना कहीं फिर बार बार आप हो सकता है सूरत कोर्ट की तरफ देखें। अदालतों को लेकर मौजूदा वक्त में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के फैसले जो निकल कर सुप्रीम कोर्ट से आए हैं, उससे भी सरकार हिली हुई है, डरी हुई है। मैसेज उसे भी अपने तौर पर देना है कि उसकी मौजूदगी का मतलब इस देश के भीतर चुनी हुई सरकार के खिलाफ आवाज उठाना है। तो क्या ऐसी परिस्थिति भारत के लोकतंत्र के भीतर अब एक्सप्रेशन या वर्ड्स यानी शब्दों को भी
पाबंदी की दिशा में लाने की स्थिति में लाकर खड़ा कर चुकी है। और जो आखिरी सवाल सबसे बड़ा है शायद इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में, क्योंकि जो कहा गया वह अपने तौर पर ध्यान दीजिए तो पार्लियामेंट के भीतर कहा गया, वह कोलार में कहा गया, कर्नाटक के भीतर, लंदन में कहा गया, पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर भी कहा गया। और इन तमाम शब्दों के दायरे में वो शख्स कहता है मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। यानी डेमोक्रेसी की वह पूरी सिस्टम की प्रक्रिया जिसमें अदालत मानहानि मुकदमे में मानकर चलती है कि दरअसल कोई माफ़ी मांग ले तो उसको माफ़ कर दीजिए, लेकिन काउंटर सिचुएशन ये पहली बार उभर कर आई कि माफ़ी नहीं मांगूंगा तब आप क्या करेंगे, तब आप जेल में डालेंगे। तो मेरे भीतर इतना नैतिक बल है जो राहुल गांधी जिस अंदाज में कह रहे हैं मैं जेल जाने को तैयार हूं, और अगर इस अंदाज में बहुत सारे नेता इस देश के भीतर निकल गए तो क्या सिस्टम बदलेगा, नीतियों में परिवर्तन आ जाएगा, इंस्टीट्यूशन नए तरीके से काम करने लगेंगे, होगा क्या? क्योंकि भारत के डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको लेकर जब सवाल इस देश के पार्लियामेंट और इस देश की डेमोक्रेटिक पिलर्स के साथ टकराने लगे हों, तब सवाल ये बहुत छोटा हो जाता है कि आसमान खुला है या नहीं खुला है, उसके नीचे आप खड़े हैं या किसी बंद कमरे के भीतर हैं। जो आप कह रहे हैं उसमें कोई भी शब्द अगर नहीं भी चुभ रहा होगा तो भी हमें लगेगा कि राजनीतिक लाभ हमको इससे मिल जाए कि ये हमें चुभ रहा है, और इसके बाद तमाम इंस्टीट्यूशन काम करने लगेंगे। तो फिर क्या ऐसी परिस्थिति में लाकर इस देश की समूची सियासत को इस रूप में खड़ा कर दिया गया है कि यही कंट्री है, यही सिस्टम है और इसी आसरे देश के इंस्टीट्यूशंस को चलना है। चुनौती राहुल गांधी ने दी है, चुनौती इस देश के भीतर में लोकतंत्र के उस पहलुओं को दी गई है जिन पहलुओं के आसरे भारत की डेमोक्रेसी टिकी हुई है। उसमें एग्जीक्यूटिव भी है, उसमें जुडिशरी भी है, उसमें विधायिका का जिक्र भी है और उसमें शायद मीडिया का जिक्र भी है। इसीलिए जो आखिरी सवाल बार बार हॉन्ट करता है इस देश के भीतर में, उसमें सवाल एक ही है कि लोकतंत्र में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश और उसके पिलर इस दौर में कहीं सत्ता के पिलर अगर बन चुके हैं तो कितना वक्त लगेगा सत्ता को देश में तब्दील होने में, और लोकतंत्र भी सत्ता के मुख से निकले गए बयानों पर आश्रित कहीं नहीं हो जाए, डर इस बात का है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।